संतोष भाई साहब, दो चीजें। एक तो वेस्ट बंगाल का मैं आंकड़ा देख रहा था, तो वहां पे 42 में से 2 सीट कांग्रेस, 18 बीजेपी और 22 पे ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस का 2019 में इलेक्शन में कब्जा था। वहां पे कांग्रेस 2 सीट जीती और 1 सीट पे टीएमसी के कैंडिडेट से 2 नंबर पे रही। मतलब टीएमसी का कैंडिडेट जीता, कांग्रेस 2 नंबर पे रही। वहां बाकी सारी सीट पे, किसी भी सीट पे सीपीआई, सीपीएम या कोई भी लेफ्ट पार्टी 2 नंबर पे नहीं रही थी। वो ये बात, ये मैं इसलिए एक सूचना दे रहा हूं कि 22 सीटें तो ममता बनर्जी की हो ही गई, जहां पे उनका सिटिंग है, 2 कांग्रेस की हो गई। जो 18 बीजेपी की सीट है, बातचीत उसी के लिए होगी। लेकिन उन 18 सीटों पे किसी भी सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी कैंडिडेट सेकंड नंबर पे नहीं रहा था। उन सारी सीटों पे सेकंड नंबर पे टीएमसी कैंडिडेट थे। दूसरा, मैं संतोष भाई साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। देश में आजकल खास करके स्टेट इलेक्शन के बाद एक जनरल मानस में जबरदस्त गुस्सा नहीं बोलूंगा, एक खिसियाट कह लीजिए, ये है कि भाई कांग्रेस ठीक नहीं कर रही है। और राहुल गांधी के ऊपर भी थोड़ा लोगों का यह है कि भाई इनको ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं उसको ऐसे देखता हूं कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि 2024 इलेक्शन में जो अगर बीजेपी के मार्च को कोई रोक सकता है तो वो इंडिया अलायंस, उस इंडिया अलायंस में मतलब एक केंद्रीय ध्रुवी के रूप में कांग्रेस, और उसमें एक राहुल गांधी का इंपॉर्टेंट रोल है। और शायद इसीलिए लोग उसमें जब उनको ये नहीं पाते हैं कि उस रोल में बिल्कुल ठीक से हैं, तो शायद वो गुस्से के रूप में, कंप्लेंट के रूप में उनकी बात होती है। संतोष, वैसे ये इंडिया अलायंस आपको अभी आज की तारीख में जैसा है, आपको लगता है कि 2024 में वो ऐसी चुनौती दे पाएगा जिसमें 2072 का आंकड़ा छूना थोड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल होगा? संतोष भाई साहब। आनंदवर्धन जी, आपने जितनी बातें कही मैं उनमें से कुछ निकाल नहीं पाया, लेकिन मैं आपके साथ एक बात मैं ये कहता हूं या मैं मानता हूं कि अगर किसी को चुनाव जीतना है या युद्ध जीतना है तो उसे अपनी रणनीति बिल्कुल साफ करनी पड़ेगी, और जो सामने वाले की रणनीति है, सामने वाले का सोच है, उसके बिल्कुल विपरीत अपना एक पॉजिटिव सोच सामने रखना पड़ेगा, ताकि देश के लोग समझ सकें कि अगर आप जीते तो आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी ये अलायंस ऐसा कुछ कर नहीं सका। उदाहरण के तौर पर अभी तक इन्होंने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं किया। अगर ये तैयार कर लेते तो बहुत सारे सवाल खत्म हो जाते। एक दूसरा, इन्हें अगर ये मानते हैं कि ये टेलीविजन में बयान दे करके या ट्विटर पे बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेंगे, तो मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह। मुझे लगता है कि इतने बड़े लोग हैं, सारे विपक्ष के नेता एक साथ हैं, जो कहीं न कहीं सत्तारूढ़ रह चुके हैं, दरअसल वो सब सत्तारूढ़ नेता ही हैं। ये सारे देश में एक साथ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को और खासकर प्रधानमंत्री की दी हुई चुनौतियों के अंतर विरोध को लोगों के सामने, सारे देश में जनता के सामने क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ से मुझे संदेह होता है कि 2024 सचमुच कांग्रेस या उनके अलायंस, जिसे आप इंडिया कहते हैं, वो जीतना चाहती है कि नहीं जीतना चाहती है, या ये मान बैठे हैं कि लोग अपने आप गुस्सा होंगे, जैसे कर्नाटक में हुए या तेलंगाना में हुए, और वो हमको वोट दे देंगे। लेकिन वहीं बाकी 3 राज्यों में तो आप हार गए कुल मिलाकर के। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूं आज क्या है, मैं इसके ऊपर जाता हूं कि आप आज से करते क्या है। आज से कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो जिस तरीके की चुनौती प्रधानमंत्री मोदी या दूसरा कहें कि अमित शाह उनके सामने रख देते हैं, आप उन्हीं के अखाड़े में खेलते हैं, आप अपने अखाड़े में खेल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ना, कल आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है जिलों जिलों में। सोचना पड़ेगा कांग्रेस को और उनके साथियों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, 2024 में उन्हें चुनौती देनी है और सत्ता में आना है, तो आपको बिल्कुल अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग अलग तरह से काम करना पड़ेगा।
और अलग कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करके लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज लोगों को आप अपनी बात समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। अनवर जी। जी संतोष भाई साहब, मैं एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, आप तो संसद में रहे हैं, अब ये जो संसद में इनको निलंबित किया तो किया, उसके बाद एक ऑफिस ऑर्डर निकाल के कहा कि लॉबी में भी नहीं आ सकते हैं, इस मतलब उनकी बिल्कुल एंट्री बैन कर दी। मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इस तरह का व्यवहार हो तो कोई करे क्या। मैं एक चीज और याद दिला दूं और मैं आपसे भी जरा समझ लूं, राहुल गांधी के ऊपर एक हमला होता है कि 2014 में राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस 44 सीट पे आ गई, बहुत खराब किया, राहुल गांधी ने डुबो दिया कांग्रेस को। कोई मुझे आज तक एक आदमी भी नहीं मिला, 1980 से 1986 तक भाजपा के सबसे बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे, 84 में 2 सीट पे ले आए थे। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो ये पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब आप भाजपा को 2 सीट पे ले आए थे। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा जो अनिल भाई साहब कह रहे हैं अनिवन, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप सांसद रहे हैं, एक और लोग राय दे रहे हैं कि सब लोग सामूहिक इस्तीफा दे दें और इस संसद में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि सामूहिक इस्तीफा देना कोई सोल्यूशन है? क्योंकि मैं इस पक्ष का हूं कि जो सांसद जीत के आ रहा है उसको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उसको उस जनता ने चुन के भेजा है, उसको जिम्मेदारी दी है और अपना जैसे लड़ना चाहे वैसे लड़े। दूसरा ये जो ईवीएम की बात है वो मैं 1 मिनट आपसे पूछ लूं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम के सवाल पे इंडिया अलायंस को एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर बैलेट से चुनाव नहीं होगा तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये दोनों चीजें क्या आपको लगता है कि ये सामूहिक इस्तीफा और ईवीएम में अरे बैलेट से चुनाव नहीं होगा तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दोनों प्रैक्टिकल बातें हैं? आनंद जी, आपने 2 युग की बात कर दी। जब आप 89-90 की बात करते हैं तो वो दौर अलग था, और अभी जेपी नड्डा ने एक बयान दिया जिस बयान को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि राजनीति बदल गई है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। परिभाषाएं बदल गई हैं, ये कांग्रेस को बदलना चाहिए। ये जेपी नड्डा ने साफ कहा। और कहने का मतलब ये कि अब लोकतंत्र की परिभाषा या परंपराओं की परिभाषा वो है जो मोदी जी या अमित शाह कह रहे हैं। तो इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। उस समय कितना भी था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आज के जमाने में देवता नजर आते हैं, अडवाणी देवता नजर आते हैं जब वो लोकसभा में उस समय बोलते थे और आज के जो लोग बोलते हैं। इसलिए मैं दोनों की तुलना नहीं कर पाता हूं। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि अनिल जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन हमें समझ नहीं पाया अनिल जी क्या कहना चाह रहे हैं। पहली चीज, अनिल जी को तो फिर सलाहकार होना चाहिए, और वो अपने ऊपर संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। एनडीए भी उनके प्रति संवेदना प्रकट करे, उनके ऊपर ध्यान दे। ये मेरी समझ में नहीं आई बात। ये जो काम पार्टी को करने हैं उसको पत्रकार कैसे कर सकता है? या तो वो पार्टी में शामिल हो जाए जा करके, या पार्टी का ऑफिशियल सलाहकार बन जाए, ओम सैनी जी हो, ये सैनी साहब हो जाए, अनिल जी हो जाए। मेरा कहना है कि ये काम जितनी शिकायतें हम कर रहे हैं ये तो पार्टी को खुद करना चाहिए ना। अब यहाँ अनिल जी कहते हैं कि दोनों बयानों में अंतर, अरे तो पार्टी को उनकी समझना पड़ेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा। आप जिस मिमिक्री की बात कर रहे हैं, 2018 में सबसे पहले मिमिक्री तो प्रधानमंत्री जी ने की, राहुल गांधी की हाउस में। क्या किसी कांग्रेस वाले को याद है? उसने क्यों नहीं इस बात को उठाया? इसलिए बीमारी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। सैनी साहब नाराज हो, अनिल जी नाराज हो, मुझे कोई फर्क इससे इसलिए नहीं पड़ता कि मैं बीमारी को देख रहा हूं वहां पे। अगर आप अपनी बीमारी दूर नहीं करेंगे तो शीतल ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि 2024 आपके लिए गूलर का फूल है। इसलिए अगर आपको विरोध करना है तो आपको एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा, और बड़ा धमाका वो करना पड़ेगा जिसमें देश आपके साथ पूछे कि ये क्या हो गया। आखिर सांसदों ने इस्तीफा 89 से पहले दिया था ना, 88 में, और सारे देश में घूम गए थे, आंदोलन कर रहे थे। आज के जो सांसद हैं, आप कह रहे हैं आनंद जी कि इस्तीफा नहीं, एक दिन के लिए भी देना चाहिए, मत दीजिए। मोह मोत्रा के ऊपर आप चुप रहे, अब आपके ऊपर, सबके ऊपर जूते पड़ रहे हैं। अब आशा आप देखें तो बहुत अच्छी आशा कर सकते हैं, जैसे सैनी साहब कह रहे हैं अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। सैनी साहब, मुझे नहीं लगता अंदर खाने कुछ हो रहा है, न इनमें कोई डायलॉग हो रहा है। नेता तभी नेता बनता है जब उसका डायलॉग अपने कार्यकर्ताओं से हो।
कांग्रेस के किसी नेता का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, किसी कार्यकर्ता से छोड़ दीजिए, नेता से कोई संबंध नहीं है। जब नहीं आपका संबंध है तो आप सोचेंगे कि वो आपके लिए जान दे देगा, मुझे नहीं लगता। माफी के साथ आपसे कह रहा हूं। तो आज जिस चीज को लेकर के, जिस चिंता को लेकर के आनंदवर्धन जी आपने ये प्रोग्राम किया है, मैं उस चिंता में आपसे जितना आप शरीक हैं उतना ही मैं शरीक हूं, लेकिन मुझे इसका कोई हल नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका हल निकालने की जिम्मेदारी आनंदवर्धन जी की, अनिल सिन्हा जी की, सैनी साहब की और शीतल जी की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी है वो पार्टी जो लड़ रही है, या तो हम उनके साथ लड़ाई में शामिल हो जाएं, जो हम नहीं हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हम यहाँ पे अरण्य रोदन करें, उन्हें शुभकामनाएं दें, उनकी आलोचना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई सुनता ही नहीं है इसको। कोई सुन रहा है क्या कांग्रेस में? जितनी बातें कही गई कोई सुन रहा है? ये भी अजीत अंजुम ने एक वीडियो निकाल के दिखाया कि किस तरह मोदी मिमिक्री कर रहे हैं, तब भी कांग्रेसियों को समझ में नहीं आया कि इसी को लेकर के कम से कम जनता को बताएं कि ये मिमिक्री कब हुई और किसने शुरू की। आज मिमिक्री को इश्यू बना रहे हैं, नहीं चलता है ऐसे। आनंद जी।